All right, guys, welcome back. Myself Sultan, and you are watching our YouTube channel eSabak. सो गाइस आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है हमारी लेक्चर सीरीज़ नाइन्थ क्लास इंग्लिश बुक टुलिप सीरीज़ के ऊपर। सो गाइस जैसा कि आपको पता है हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि हम लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की है नाइन्थ क्लास की इंग्लिश बुक के ऊपर। और सबसे पहले हमने पोइट्री सेक्शन उठाया है और कल हमने जो पहला चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का और क्लास नाइन्थ इंग्लिश बुक का जो एट्थ चैप्टर है उसको हमने कल अच्छी तरह पढ़ा। यानी इस पोएम को नो मेरा मेन और फारियन हमने कल इसको डिटेल्ड में पढ़ा और हमने इसमें देखा कि किस तरह यहाँ पर पोइट ने अपने जो ख्याल हैं उनका इजहार किया है और किस तरह पोइट ने यहाँ पर एक इंसान के यानी ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है कि ह्यूमन बीइंग सब सेम हैं और सब ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अलाइक हैं, वो डिफरेंट नहीं हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस जो हैं ये इंसान की खुद क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, लेकिन गॉड ने हर एक को सेम बनाया हुआ है। सो गाइस आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसी लेक्चर की इसी पोएम की जो एक्सरसाइज है उसको हम आज करेंगे। यहाँ पर उसको हम सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज में जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड हैं उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं कि जो ग्लॉसरी वर्ड हैं ये कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर ना भी पूछे जाएं लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ना अब आप क्लास नाइन्थ के अंदर हो और आपको आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस पहला जो हमारे पास वर्ड है डिस्पोजेस। सो डिस्पोजेस का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेस का मतलब होता है डिप्रेव, यानी किसी चीज़ से ना महरूमी, किसी चीज़ से महरूम रहना। डिसलॉज, इसको हम डिसलॉज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा हमारे पास दूसरा वर्ड जो है वो है बिट्रायल, यानी धोखा, डिसीव यानी धोखा, ठीक। फिर है हमारे पास कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करना या किसी इंसान को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करना, ओके। फिर हमारे पास वर्ड जो है डिफाइल। डिफाइल का मतलब हम देखें अगर तो डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, पोल्यूट करना, डर्टी करना, ठीक है, ख़राब करना किसी चीज़ को। आउटरेज द इनोसेंस, यानी किसी चीज़ किसी भी इनोसेंस चीज़ की जो किसी भी प्योर चीज़ की को वायलेट करना, यानी किसी भी प्योर चीज़ को जब हम उसको वायलेट करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम कभी कहते हैं आउटरेज हर मोडेस्टी, किसी की मोडेस्टी को हम जब वायलेट करते हैं, हम जब उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है ना, इन मतलब गलत अंदाज से, गलत इंटेंशन से आप किसी किसी की मॉडेस्टी को छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि उसने उसकी मॉडेस्टी के को आउटरेज किया, वायलेट किया, ओके। सो ये तो हमारे वर्ड थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमने आपके लिए पीडीएफ बनाया हुआ है तमाम क्वेश्चन का और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा आसानी से। आप इस जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और सीधा आप हमारे चैनल पर चली जाइए और वहाँ से जाकर आपको जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ओके। सो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमसे कहता है व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय यूनिफॉर्म इन द पोएम्स। यानी अगर पोएम जो है हमारे पास इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, ये कल हमने पढ़ा था इसको अच्छी तरह, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म इसका मतलब क्या है? यानी ये हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि बीनीथ जो यूनिफॉर्म वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि इस पोएम के अंदर, यानी इस पोएम के अंदर जो यूनिफॉर्म जो डिनोट करता है यहाँ पर कि हर एक जो भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वेरियस कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों ने वेरियस ड्रेस पहने हुए हैं, वेरियस ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन उन उस ड्रेस के अंदर हर एक की बॉडी सेम है, ओके। everyone have same body in various under various dress, यानी beneath various dress everyone have a same body, everyone have two legs, two eyes, two arms, ठीक है। हर एक को दो बाजू हैं, दो कान हैं, एक नाक है, ये हर एक की बॉडी जो है, हर एक की स्किन जो है वो सेम है। ये इसी का मतलब हम यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है ये यही चीज़ डोनेट करता है, beneath ऑल यूनिफॉर्म, ओके।
सो अगर हम यहाँ पर सीधा जाएं अपने PDF की तरफ, तो PDF के अंदर भी हमने कुछ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, ये देख सकते हो। द पोएट स्पीक अबाउट द वेरियस ड्रेसेस दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेयर, बट बीनीथ देम द बॉडी इज सेम। बीनीथ देम द बॉडी इज सेम, आप इसको अपने अंदाज से भी लिख सकते हो। बीनीथ देम द बॉडी इज सेम, एवरीवन हैव वन लेग, एवरीवन हैव टू लेग, टू आर्म्स, टू आइज। ये ड्रेस के अंदर बॉडी हर एक की सेम है, लेकिन डिफरेंसेस जो हैं वो इंसान की खुद बनाई हुई चीज़ें हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, हम यहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोएट मेक्स ऑल द पीपल अलाइक ऑन अर्थ। यानी पोएट के मुताबिक कौन सी चीज़ जो है वो सब लोगों को इस दुनिया के अंदर सब लोगों को एकसान बनाती है, यकसां बनाती है, हर एक इंसान को। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम देख कर कह सकते हैं कि सब लोग जो हैं वो यकसां हैं? तो कल हमने पढ़ा था जिस तरह सब जो पीपल हैं, यानी ऑल द पीपल हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी। सिंपल, हमारी जो बॉडी, हम बॉडी को देखने से हमें पता चलता है कि सब लोग यकसां हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी की बॉडी स्टील से बनी हो, ऐसा तो नहीं है किसी की बॉडी आयरन से बनी हो, नहीं। सब जो भी बॉडी है, हर एक की जो बॉडी है वो वो सिकन है, सिकन के अंदर मीट है, मीट से बनी हुई है हमारी बॉडी है। और हम हर एक के पास जो है वो जो बाजू हैं, आर्म्स हैं, आइज़ हैं जिनसे वो देखते हैं, बाजू हैं जिनसे वो काम करते हैं, पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। तो हर एक की बॉडी सेम है। दे ब्रीथ द सेम एयर, यानी हर एक जो है वो एक यानी यकसां एयर के अंदर, सेम एयर के अंदर वो ब्रीथ करता है, वो हवा लेता है, ये सांस लेता है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए स्पेशल ब्रीथ मार्स से आती हो, नहीं। इसी अर्थ से जो इसी अर्थ की जो एयर है, इसी अर्थ की जो हवा है, उसी से हर एक सांस लेता है। ओके, फिर अगर हम देखें तो दे स्लीप एंड वेक अप इन दी सेम वे। हर एक सोता है सेम वे में, हर एक जागता है सेम वे में। ओके, दे आल्सो ईट द सेम वे। हर एक जो है वो मुंह से खाता है और उसको वो जो खाना खाता है वो सेम वे में खाना खाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी और बॉडी पार्ट से खाता हो, नहीं। हर एक जो है वो मुंह से ही खाता है। ओके, सेम वे में खाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आउटरेज द इनोसेंस एंड ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ। क्या चीज़ इस अर्थ की ब्यूटी को, भी हमने पढ़ा कि आउटरेज क्या होता है, आउटरेज द इनोसेंस क्या होता है। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब होता है कि किसी की प्योरिटी को, किसी की पाक दामनी को आउटरेज करना, वायलेट करना। ओके, छेड़छाड़ करना, गैर शऊरी तौर पर किसी चीज़ को के साथ छेड़छाड़ करना, उसको हम कहते हैं आउटरीच। तो हमने क्वेश्चन पूछता है कि ये हमारी जो अर्थ है, इसकी जो ब्यूटी है, यानी अर्थ की खूबसूरती, ज़मीन की खूबसूरती को क्या चीज़ आउटरीच कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हमने पोएम के अंदर जैसा देखा, पोएम के अंदर पोइट ने कहा था कि जो ज़मीन की जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, इसकी जो खूबसूरती है, इसको जो नफ़रत की जो आग है, नफ़रत की जो जंग है हमारे दरमियान, एक एक इंसान की दूसरे इंसान के खिलाफ जो नफ़रत है, वो डिफरेंट ग्राउंड्स पर हो सकती है। रिलीजन को लेकर हो सकती है नफ़रत, कास्ट को लेकर हो सकती है नफ़रत, क्रीड को, कलर को, सेक्स को, जेंडर को। ये चीज़ें जो हैं, ये ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करता है। पावर, पावर सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी जो, अगर हम देखें, पावर से बड़ी जो चीज़ है वो रिलीजन है, मज़हब। मज़हब के बुनियाद पर एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करता है। और यही जो नफ़रत है, यही जो नफ़रत की जंग है, नफ़रत की आग है, वो नफ़रत की आग हमारी अर्थ की, हमारी ज़मीन की खूबसूरती को तबाह व बर्बाद कर रही है। हमारी ज़मीन की खूबसूरती को आउटरीच कर रही है। हमारी ज़मीन की खूबसूरती की को ये इसकी जो खूबसूरती है हमारी ज़मीन की, उसको वायलेट कर रही है। ओके, कौन? नफ़रत। ठीक है, जिस तरह अगर हम देखें आज, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है। जिस तरह यहाँ पर अगर हम देखें, हम अपनी ही कंट्री की बात करें, हम अपने प्यारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप से नफ़रतें करते हैं। वो नफ़रतें किस बेस पे होती हैं? वो डिफरेंट जो आइडियोलॉजी होती हैं, उन आइडियोलॉजी को लेकर नफ़रतें करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, अगर एक इंसान जो है, उसकी आइडियोलॉजी जो है, वो आइडियोलॉजी हर एक की डिफरेंट हो सकती है किसी भी चीज़ को लेकर।
रिलीजन को लेकर, साइंस को लेकर, हम इस तरह कहें साइकोलॉजी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हर एक इंसान की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक इंसान आइडियोलॉजी के बेस पर किसी दूसरे इंसान से नफरत करने लग जाए। आप उसकी आइडियोलॉजी से इत्फाक नहीं रख सकते, आप उसकी आइडियोलॉजी के साथ मुतफिक नहीं हो सकते, लेकिन नफ़रत करना ये गलत बात है। हमें नफ़रत नहीं करना, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत करना है। हम सब इसी ज़मीन के ऊपर रहते हैं, हम सब इंसान हैं। हम सब का जो क्रिएटर है वो एक है। सो हम सब जब उसकी क्रिएशन है, जब हम सब हर एक वे में सेम हैं, तो हम क्यों एक दूसरे से नफ़रत करेंगे। हमें यहाँ पर जो है वो लव को, प्यार को, मोहब्बत को स्प्रेड करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो हमसे कहता है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से, यानी जो हमने पोएम पढ़ी नो मेन आर फॉरियन, इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिलती है। आप बिल्कुल अपने अपने अंदाज में लिख सकते हो कि आपको क्या मिला इस पोएम को पढ़कर, आपने क्या समझा, आपने क्या किस चीज़ को जाना, कि इस पोएम से आपको क्या चीज़ समझ आई। ओके, तो हम अगर देखें ऑल मेन आर सेम, सबसे पहले हमें जो चीज़ पता चली इस पोएम से वो ये पता चली कि हर एक इंसान सेम है, हर एक वे में। देखो, एक इंसान जो है उसकी स्किन सेम है, उसकी बॉडी सेम है, वो एक ज़मीन के ऊपर रहता है, वो एक एयर से, उसी एयर से एक कंट्री के लोग ब्रीथ करते हैं, उसी एयर से दूसरी कंट्री के लोग ब्रीथ करते हैं। ओके, वो एक सन के अंदर बात करते हैं, वो एक सन के अंदर जो है वो उसी सन से वो एनर्जी हासिल करते हैं। दे हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, अभी मैंने बताया कि हर एक की बॉडी जो है वो सेम है। दे ब्रीथ इन द सेम वे, यानी वो सेम वे में ब्रीथ करते हैं। दस नो मेन आर स्ट्रेंज टू आर फॉरियन, हमें ये पता चला कि इस पॉइंट से हमें पता चला कि कोई भी इंसान जो है वो फॉरियन नहीं है, वो एलियन नहीं है, वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया है, वो इसी ज़मीन से पैदा हुआ है। ठीक, और ना ही कोई मेन जो है वो फॉरियन है। ठीक है, वी शुड नेवर हेट अदर्स, हमें इस पोएम से पता चला कि हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। अभी मैंने आपसे कहा कि हमें लव को स्प्रेड करना है। हमें, हमारा सबसे बड़ा जो मज़हब है हम सब का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे बड़ा जो मज़हब है वो है ह्यूमैनिटी, वो है इंसानियत। इंसानियत हर एक मज़हब के अंदर है। देखो, मुस्लिम्स के अंदर भी इंसानियत है, हिंदू के अंदर भी इंसानियत है, क्रिश्चियन के अंदर भी। तो क्यों ना हम उस चीज़ के ऊपर आ जाएं, उस चीज़ के ऊपर आ जाएं जो चीज़ हमारे अंदर कॉमन है। इंसानियत तो हर एक के अंदर कॉमन है ना, तो हम सबको इंसानियत का मजहब अख्तियार कर लेना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी जगह, आप कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है वो हर एक के लिए सेम होनी चाहिए। और हर एक जो भी इंसान है वो ह्यूमैनिटी को यहाँ पर क्या करे, स्प्रेड करे, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को फोकियत दे। ओके, दे आर आर ब्रदर्स, ऑल आवर ब्रदर, यानी जो भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, वो हमारे भाई हैं। बाई हेटिंग अदर्स वी लूज़ देयर लव, यानी नफ़रतें करके, दूसरों से नफ़रतें करके हम प्यार मोहब्बत खो रहे हैं। दस द पोइट गिव्स द मैसेज टू लव एंड ब्रदरहुड, यानी पोइट जो है वो हमें एक मैसेज देता है, वो हमें एक पैगाम देता है मोहब्बत का, भाईचारे का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डू यू फाइंड एनी राइम स्कीम इन द पोएम। हमसे पूछता है कि इस पोएम के अंदर आपको राइम स्कीम मिलती है। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम कहता है कि एक लाइन, जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन से जो उसका आखिरी जो ये सुफिक्स जो होता है, यानी आखिरी जो वो एंडिंग वर्ड होता है, वो दूसरी से कुछ मिलता जुलता होता है। ठीक है ना, किसमें बोलने में, मीनिंग में वो बिल्कुल मीनिंग वो डिफरेंट होगा, लेकिन बोलने में जब हम बोलते हैं वो थोड़ा बहुत मिलता है। जिस तरह हम देखेंगे सीन, ठीक, बीन, कीन, ठीक, ऐसे ऐसे वर्ड जो होते हैं इनको हम राइम स्कीम कहते हैं। जब एक पोइम के अंदर ऐसे वर्ड आएंगे तो उसको हम रिदम कहते हैं, एक रिदम के हिसाब से चलती है। क्या आपको लगता है ये पोइम जो हमारी है ये रिदम के हिसाब से चलती है? देखो, हम अगर पोइम को देखें, 1 मिनट प्लीज़, हम अगर पोइम को देखें, आप, ओ सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, यस,
सो अगर हम इस पोएम को देखें तो इस पोएम के अंदर हमें कहीं पर भी आपको रिदम नहीं मिलेगा पोएम के अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर हम पहले देखें तो यहाँ पर फार्गन आया है तो ब्रीथ आया है, ये कुछ आपस में मिलते जुलते वर्ड नहीं है। या फिर अपान, लाई, वाटर, अच्छा, स्ट्रैड, रीड, ओवन, ये अलग अलग वर्ड हैं, तो कोई रिदम नहीं है इस पोएम के अंदर, ठीक है। हम लिख सकते हैं नो, देयर इज़ नो रिदम इन द पोएम। There is no rhyme scheme in the poem. It has been written in 5 verses. यानी 5 वर्स के अंदर इस पोएम को लिखा गया है, लेकिन इस पोएम के अंदर कोई भी रैम स्कीम नहीं है। ओके, उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द स्टाइल यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम। पोएम के अंदर पोएट ने कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया। बहुत सारे स्टाइल होते हैं पोएट लिखने के, यानी कोई भी जब एक पोएट जो होता है वो जब पोइट्री लिखता है तो उसके पास बहुत सारे स्टाइल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है। द पोएट हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ रिपीटिशन एंड प्लान लॉजिक टू ब्रिंग होम दिस पॉइंट हिज पॉइंट। यानी पोएम जो है उसने एक टेक्निक यूज़ की है, टेक्निक ऑफ रिपीटिशन, यानी एक वर्ड को बार बार उसने रिपीट करके हमें अपना लॉजिक और जो प्लान है उसको समझाने की कोशिश की है, उसका पॉइंट जो है, जो पॉइंट उसका हम तक पहुंचाने की कोशिश की है रिपीटिशन की टेक्निक को यूज़ करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है डिस्कशन, ये हमारे पास डिस्कस, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन हमें डिस्कस करना है इसको, ठीक है ना। हमें सिर्फ आपसे डिस्कस करना है इस पॉइंट को। व्हाट आर द थिंग्स दैट डिवाइड पीपल टुडे। यानी आज कौन सी चीज़ें हैं हमारी इस मौजूदा दौर के अंदर जो लोगों को डिवाइड कर रही हैं, जो लोगों को आपस में लोगों के अंदर तफरीक कर रही हैं, ठीक है ना। लोगों को जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो क्या है, हमसे पूछा गया। पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले हम सिर्फ इस पार्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिवाइड कर रही है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे हमारी दुनिया के अंदर आज मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिवाइड कर रही हैं हमें आपस में। देखो, पोइट ने यहाँ पर बिल्कुल कहा है कि सब सेम है, हर एक की बॉडी अगर सेम है तो सब सेम है, ठीक है, कोई भी फारियन नहीं है, नो मैन और फारियन। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिवाइड कर रही हैं। सबसे पहले जो चीज़ है इसमें वो है रिलीजन। मैंने आपसे पहले ही कहा रिलीजन जो है वो हमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जिस तरह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदू है या कोई सिख है या कोई मुस्लिम है, वो दूसरे मज़हब को अपनाने वाले लोगों से नफ़रत करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें डिवाइड कर रही हैं। फिर उसके बाद कास्ट होता है, बहुत सारी मतलब बहुत सारे आज भी इस दुनिया के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर कास्ट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है डिवीज़न का। एक सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप या सेक्शन ऑफ पीपल से वो बिल्कुल अपने आप को मुख्तलिफ समझते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने एक लाइन खींची है, ठीक है ना। जिस तरह अगर हम देखें हिंदुज़म के अंदर जो कास्टिज़म है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण जो हैं वो ऊंची ज़ात समझी जाती है, फिर क्षत्रिय उससे नीचे, फिर क्षत्रिय विश्वा, फिर शूद्रा, ये सब जो हैं ये कास्टिज़म है। चलो आज इतनी नहीं एग्जिस्ट करती है लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें देहातों में, गाँव में हमें देखने को मिलती है। फिर दलित्स, यानी दलित्स के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं हमने देखी हैं बहुत सारी। हमने यहाँ पर कई केस ऐसे देखे हैं। फिर हमने पिक्चर्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर हमें दिखाया जाता है कि दलित्स जो है उनको किस तरह अलग एक ज़ात समझी जाती है। फिर मुस्लिम्स के अंदर हम देखें अगर तो बहुत सारे सेक्ट बने हुए हैं, डिवीज़न बनी हुई है। एक एक डिवीज़न, एक एक जो लोग हैं, एक आइडियोलॉजी के लोग दूसरे आइडियोलॉजी के लोग को बिल्कुल अलग समझते हैं। ये डिवीज़न हो गई है, ये हमारे अंदर एक किस्म की डिवीज़न क्रिएट हो गई है रिलीजन को लेकर। इस तरह और भी बहुत सारे रिलीजन हैं, क्रिश्चियन या कैथोलिक, फिर प्रोटेस्टेंट, ये सब जो हैं ये एक किस्म की डिवीज़न क्रिएट हो गई है। फिर क्रीड को लेकर, जिस तरह गोरे काले, ये भी एक किस्म की डिवीज़न है हमारे अंदर। जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर लोग जो हैं वो काले हैं, ब्लैक हैं। क्योंकि वहाँ पर ब्लैक वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, सूरज की जो जो हमारी सन है वो उसकी जो उसकी किरणें हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, और एक साउथ अफ्रीका जो है वो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। तो इसलिए वो लोग जो हैं उनकी स्किन के अंदर मेलानिन जो है वो कम है, तो इसलिए वो ब्लैक है, सिंपल रीज़न है। और जो साउथर्न और नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जो स्किन है वो वाइट है, और या फिर हम कहेंगे उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मतलब रेडिश रेडिश है।
तो ये एक अलग फैक्टर है, ये नेचुरल फैक्टर है, इससे डिवीजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस फैक्टर को लेकर यानी अगर हम देखें जो एक एक कलर का जो फैक्टर है, ये भी एक एक डिवीजन क्रिएट करता है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो क्रीड, नस्ल, ठीक, ये भी एक डिवीजन क्रिएट करती है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को आला नस्ल के समझते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों को एक कम कम दर्जे के लोग मतलब उनको कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं, जो दुनिया मॉडर्न दुनिया के अंदर, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर डिवीजन क्रिएट करते हैं ये फैक्टर। डू यू थिंक दैट नेगोशिएशन कैन रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स? क्या आपको लगता है कि जो कन्फ्लिक्ट हमारे अंदर पड़े हुए हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड पे हो, चाहे वो पावर के बेस्ड पे हो, पॉलिटिक्स के बेस्ड पर हो, हमारे जो कन्फ्लिक्ट, क्या वो नेगोशिएशन से रिजॉल्व हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम लिख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगोशिएशन से रिजॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हम पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट देखें, जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, सियासी कन्फ्लिक्ट है, वो नेगोशिएशन से हल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो कंट्रियों को यानी दो मुल्कों के दरमियान अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है उनकी बॉर्डर को लेकर, या फिर उनकी हम देखें अगर उनकी जो पॉलिटिकल कोई इशू है उसको लेकर कोई झगड़ा चल रहा है, या किसी ज़मीन के किसी टेरिटरी को लेकर वो झगड़ा चल रहा है, तो उसको हम नेगोशिएशन से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नेगोशिएशन से भी रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम देखें कास्टिज़म, कास्ट सिस्टम जो है ये एक ऐसी ऐसी लानत है जो नेगोशिएशन से रिजॉल्व नहीं हो सकती है। क्योंकि एक जो तबका है सोसाइटी का, वो अपने आप को आला समझता है, दूसरा तबके को वो कम दर्जे का कंसिडर करता है। तो ये चीज़ें नेगोशिएशन से हासिल नहीं हो सकती, ये चीज़ें एजुकेशन से हासिल हो सकती हैं। यानी जब हम एजुकेट करेंगे लोगों को, जब हम हर एक को एजुकेट करेंगे, हम उनको बताएंगे कि सब सेम है। जब क्रिएटर जो है उसने सबको सेम पैदा किया है, तो वाई द डिफरेंसेस आर देयर। ओके, उसके बाद कहता है इफ़ येस हाउ, मैंने आपको बता दिया, और इफ़ नो वाई, यानी अगर नहीं तो क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया कि नहीं, यानी अगर ना तो क्यों, तो व्हाट शुड बी डन इन लेटर केस, तो ये भी मैंने आपको बताया कि अगर नहीं तो हमें लेटर केस के अंदर एजुकेशन देनी है, लोगों को एजुकेट करना है लोगों को। ओके, सो सेकंड चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, हाउ डू वार्स अफेक्ट आवर लिव्स, यानी हमारी ज़िंदगियाँ वार से, जंग से किस तरह अफेक्ट होती हैं। सो देखो, जिस तरह अगर हम मॉडर्न जो हम एग्जांपल लें, आज की एग्जांपल लें, तो यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वार हुई और अभी भी जो जारी है, तो इससे जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह मुतासर हुई। आम लोग जो हैं, आम शहरी, आम नागरिक जो हैं, उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन वो बेचारे विक्टिम बन जाते हैं इन कन्फ्लिक्टों का। यानी जो दो पावर जब आपस में टकराती हैं, तो आम लोग जो हैं वो विक्टिम बन जाते हैं, उनकी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। कोई लोग जो हैं वो बीमार होते हैं, तो वार की वजह से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं। कई लोग जो हैं उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है मुल्क के अंदर, तो वो फिर भूख से, अफलासी से वो मर जाते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया के अंदर, यानी सीरिया के अंदर, फिर इसमें लिबनान के अंदर, या आज अगर हम देखें तो फ़लस्तीन के अंदर किस तरह जो जंग चल रही है, या फिर अफ़गानिस्तान की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो किस तरह लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 90% लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है। एक वो ज़माना होता था जब अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर जो हर एक बंदे के पास पैसा होता था, हर एक बंदा अमीर होता था वहाँ पर। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1970 से पहले, जब रशिया वहाँ पर नहीं आया था, उससे पहले हर एक आदमी इतना अमीर था कि गरीबी मतलब दूर दूर तक किसी गरीबी पाई नहीं जाती थी। हर एक लोग जो बंदा था वो खुद मुख्तार था, वो अपना कमाता था, वो अपने अनाज उगाता था। लेकिन जब वहाँ पर वार ने एंट्री की, यानी जब जंग स्टार्ट हुई वहाँ पर, तो लोग जो हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अफेक्ट हुई। लोग जो हैं वो 90% पॉवर्टी, यानी एक मुल्क के अंदर 90% पॉवर्टी पाई जाती है, गरीबी पाई जाती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी एक बंदा जो है वो जो पॉवर्टी लाइन जब ड्रा होती है ना,
तो वो इस बेस पे ड्रा होती है कि एक जो बंदा है वो दिन में इतना कमा सकता है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो लोग हैं वो दिन में इतना कमा सकते हैं कि वो ज़िंदा रह सकें। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग होते हैं ना, वो उनका उसका मतलब ये होता है कि ये जो लोग हैं ये दिन में इतना नहीं कमा सकते कि ये जिंदा रह सकें, यानी ये खाने के लिए चीज़ें नहीं, पैसा नहीं कमा सकते। तो 90% लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं वो ज़िंदा रहने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खाना नहीं है। तो ये चीज़ें सब वार से हुई, ये जंग से हुई, ठीक। इस तरह और भी बहुत सारी हमारे पास मिसाल हैं जो हम यहाँ पर अगर बयान करने लग जाएं तो ये जो हमारा जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें एक सजेशन भी दी गई है आखिर पे कि आप ऐसी एक और पोएम भी है, ऐसी एक आइडिया को जिस पोएम ने डिफ़ाइन किया वो है अंडर सेज बाई महमूद दरवेश की पोएम है अंडर सेज। उसको आप पढ़िए तो आपको उस पोएम में भी ऐसी कुछ मैसेज मिलेगी। यहाँ पर एक कोट जो है आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा कोट है। दोज हु कैन विन ए वार वेल कैन रियली मेक ए गुड पीस एंड दोज हु कुड मेक ए गुड पीस वुड नेवर हैव वन द वार। ये है विंस्टन चर्चिल ने ये लिखा है। ये यूएसए का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। उसने कहा है कि वो लोग जो जंग जीत जाते हैं, जो जंग जीत मतलब आसानी से जो जंग जीत जाते हैं, वो पीस कायम नहीं करते, वो अमन कायम नहीं करते। और जो लोग अमन कायम करना चाहते हैं वो कभी जंग नहीं जीत सकते। सिंपल। ओके, सो इसी के साथ हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमारे पहले चैप्टर के अंदर जितने भी जो कंसेप्ट थे वो हमने आपको समझाए अच्छी तरह। आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमारी ईमेल जो है वहाँ पर हमें मेल करके आप हमसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर इसके अलावा इस पोइम के अंदर कुछ भी नहीं है। बस आप इस पोइम को अच्छी तरह पढ़ लो, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रांग हो और आप का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।